वेलकम डियर स्टूडेंट। तो ये हिस्ट्री ऑफ चार्ज की सेकंड क्लास में मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने। और इस क्लास में मैं आपको कुछ चार्ज से रिलेटेड, उसमें कूलम्ब लॉ का कोई सवाल नहीं है। वेलकम डियर स्टूडेंट। तो ये हिस्ट्री ऑफ चार्ज की सेकंड क्लास में मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने। और इस क्लास में मैं आपको कुछ चार्ज से रिलेटेड, उसमें कूलम्ब लॉ का वेलकम डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं हिस्ट्री ऑफ चार्ज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है ना। तो उस न्यूमेरिकल्स में जो बेसिक चार्ज से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है, अभी हम कोई फोर्स वगैरह कुछ नहीं निकालेंगे, सिंपल बेसिक्स। और पहले हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती थी। एडिटिविटी, पहली चीज एडिटिविटी। चार्ज क्या होता है कि दो चार्जेस को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक जैसे नंबर्स, रियल नंबर्स की तरह आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट में 5 कूलम चार्ज है और आपने उसको -2 कूलम चार्ज और दे दिया, तो ये 7 नहीं हो जाएगा, 5 - 2 यानी 3 कूलम चार्ज होगा। इट ऐड लाइक ए नंबर्स, एक से एल्जेब्रिक सम करते हैं। तो ये चार्ज में ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, चार 5 कूलम था, उसमें से 1 कूलम निकाल लिया तो 4 कूलम रह गया। तो एक तो ये प्रॉपर्टी है, चार्ज इज कंजर्व्ड, कि जब भी कोई भी प्रोसेस होगा, कोई रिएक्शन होगी, कुछ भी होगा, और उसमें चार्ज जो इनिशियल था उतना ही चार्ज फाइनल रहेगा। जैसे आपने किसी चीज को चार्ज किया, पिछले वीडियो में आपने देखा, आपने एक रॉड रख के ग्राउंड से और इलेक्ट्रॉन खींचे या ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन भेजे, तो ऐसा नहीं किया कि आपने वो चार्ज क्रिएट कर लिया। आप तो ये भी सोच सकते हो कि भाई हमारी रॉड पे तो चार्ज चेंज नहीं हुआ। जैसे बाय इंडक्शन मेथड में आप रॉड को केवल दिखा रहे थे स्फीयर को ग्राउंड से कनेक्ट करके, तो ना तो आपने इलेक्ट्रॉन क्रिएट किए, वो इलेक्ट्रॉन अर्थ से ही आए या अर्थ में गए। यूनिवर्स में भी टोटल चार्ज तो कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। ये मेरे कहने का मतलब है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं, किसी और तरीके में जा सकते हैं, बट इनको आपको कम या ज्यादा नहीं कर सकते। तो चार्ज का कंजर्वेशन का रूल है। जैसे मास कंजर्व होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि जैसे पैसे होते हैं, पैसे का क्वांटाइजेशन में ज्यादा अच्छा समझ में आता है। आजकल सबसे छोटी फॉर्म ऑफ मनी क्या हो गई? 1 रुपए का सिक्का। 1 रुपए के सिक्के से छोटे सिक्के आने अब बंद हो गए। पहले हमारे समय में 10 पैसे के सिक्के भी मैंने देखे हैं, 5 पैसे के सिक्के भी देखे हैं, 1 आना, 2 आना, ठीक है, 50 पैसे चलते थे, वो 25 पैसे भी चलते थे। अभी ये सारे पैसे कम हो गए, तो सबसे छोटी यूनिट ऑफ मनी है वो 1 रुपीज है। तो जो नेक्स्ट मनी होगी वो सेकंड रुपीज, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए। अब 2.5 रुपीज नाम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, पहले लोग 2.5 रुपए का ये सामान देना, 2.5 रुपए की सब्जी देना, ये इस तरह बात करते थे, बस अब 2.5 रुपए, 1.5 रुपए ये सब खत्म हो चुका है। उसी तरीके से कि आप किसी भी चीज को चार्ज, या तो आप ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 2e, 3e, 4e, डॉट 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 एन ई कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी को चार्ज 1.5e, 2.5e, जैसे पैसे में। तो अगर पहला चार्ज ई का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6, सबको पता है ये 10⁻⁻19 कूलम। तो दूसरा चार्ज कितना होगा? 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। कोई भी चार्ज 3 इंटू 10⁻19 कूलम नहीं एग्जिट करेगा, ये ध्यान है। इनके बीच में, यानी चार्ज कैन बी द मल्टीपल ऑफ E2, E3, ई का मल्टीपल हो सकता है। इस तरीके से आप जो टोटल चार्ज दे सकते हो, Q एन ई कूलम, चार्ज की यूनिट है कूलम्स। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने उसमें से निकाले हैं या उसको दिए हैं। अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हो तो उतना चार्ज उस पर बढ़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अगर आप उसके इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो उसमें प्रोटॉन हैवी ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, तो इसको पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम पॉजिटिवली चार्ज बोल रहे हैं। इन एनी केस कभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस से बाहर निकलने वाले नहीं है। तो ये थी मेन प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब इसके बाद आता है तुम्हारा एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, ये 2-3 न्यूमेरिकल मैं लेके आया हूँ, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं।
जो आपको हिस्ट्री ऑफ चार्ज के बारे में और अच्छे से समझाएंगे। जैसे कह रहा है कि 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन को, ये एनसीईआरटी में ही पूछा गया सवाल है दोस्त, एनसीईआरटी से ही लाए हूं कि अगर 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन को अगर 1 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट से खींचा जाए तो कितना टाइम लगेगा 1 कूलाम चार्ज आने में। 1 कूलाम चार्ज मतलब आप इलेक्ट्रॉन खींचोगे ना तभी तो उस पर चार्ज आएगा। तो अगर रिमूव किए जाए तो अगर 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं तो टी टाइम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने खींच लिए आपने? 1 सेकंड में अगर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन खींचे तो टी टाइम में कितने खींचे? 10⁻9 इंटू टी इलेक्ट्रॉन्स। और अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला Q इज इक्वल टू किसके बराबर बेटे? NE के बराबर है। तो 10⁻9 इंटू टी, इस पर चार्ज कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻−90। ये n ये बड़े n के ही बराबर है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने टी टाइम में खींचे 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और ये इसको हमें किसके बराबर रखना है? 1 कूलाम। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे, जो मेरे पास टाइम नहीं है पहले से कैलकुलेटेड है, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, ये आएगा करीब करीब 200 साल, 198 ईयर्स, 2 पीढ़ियां, 2 बार आदमी 100 साल जी के मर जाए, इतना टाइम लगेगा उसको चार्ज होने में। यानी सोचिए, आपको सुनने में 1 कूलाम चार्ज कितना छोटा चार्ज लग रहा होगा, बट उसको देने में अगर आप कितनी रेट से निकाल रहे हो, 1 सेकंड में 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तब भी आपको 198 ईयर्स का टाइम लगेगा उस चार्ज को अचीव करने से। ह्यूज चार्ज, इसीलिए चार्ज की यूनिट को माइक्रो, नैनो, पिको कूलाम में दिया जाता है। वो छोटे चार्ज है, ठीक है, ये बहुत बड़ा चार्ज है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहा है कि 1 कप पानी के अंदर कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज भरा पड़ा है अगर 1 कप पानी 250 ग्राम का आता है, ठीक है। 250 ग्राम पानी में, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, थोड़ा केमिस्ट्री रिवाइज करें। 250 ग्राम वाटर के नंबर ऑफ मोल कितने हुए बेटे? 250। 1 मोल पानी का होता है 18 ग्राम के बराबर, तो इसमें इतने मोल पानी के हो गए, नंबर ऑफ मोल्स। और 1 मोल्स में कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं? 1 मोल्स में एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो इतने मोल में कितने हो गए? पहले मॉलिक्यूल तो पता कर लें। इतने मोल्स में वाटर के कितने मॉलिक्यूल हो गए दोस्त? 250 डिवाइडेड बाई 18, 022। इतने तो मॉलिक्यूल हैं इस पानी के अंदर। पहले उस पानी में मॉलिक्यूल कितने हैं ये तो पता करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल गए। और पानी का एक मॉलिक्यूल H2O, पानी के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 8, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही प्रोटॉन हुए, ठीक है। तो अगर वो पूरा पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों बराबर ही है ना, न्यूट्रल है, तो हम नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हुए? इंटू 10। जब हम करेंगे तो ये आंसर आ जाता है, पहले से ही लिखा हुआ है 1.34। और ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, उस पर चार्ज पूछा है ना, तो इंटू 1.6 10⁻⁻90। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड वगैरह करेंगे तो ये इतना चार्ज आएगा। 1 कप पानी में इतने कूलाम का पॉजिटिव या इतना ही नेगेटिव चार्ज, टोटल बराबर होते हैं इसलिए न्यूट्रल है, वो चार्ज नहीं है, ठीक है। तो पहले कैसे निकाला? उसके मोल्स निकाल लिए। 200 ग्राम 250 ग्राम में कितने मोल्स हैं? 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर के मॉलिक्यूल होते हैं। 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पता कर लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻−19, तो इतने मॉलिक्यूल्स पर ये इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? 1.34 इंटू, ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है, एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स में दिया हुआ, ठीक है। तो ये अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आया हूं। इसमें कह रहा है कि 2 चार्ज बॉल है, ये
ऐसे जब लटकाई जाती हैं तो ये दो चार्ज बॉल हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं दोस्त। अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और बाद में ये भी पाया गया कि ये जो ए वाली रॉड, ए वाली जो है, ए वाली, इसका भी चार्ज तो हमें बताया नहीं ना उसने। इसने कहा कि जैसे ही हम उसके सामने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आते हैं, पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आते हैं, तो ये ए वाली उसकी तरफ को अट्रैक्ट होती है, अट्रैक्ट होती है। इसका मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट तो नेगेटिव चार्ज ही होगा। तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि ऑप्शन में वो क्या कह रहा है। क्या बॉल ए के पास पॉजिटिव चार्ज है? हो ही नहीं सकता बॉल ए के पास। अगर बॉल ए के पास पॉजिटिव चार्ज होता तो वो तो क्या रॉड की तरफ अट्रैक्ट होती? जैसे कि ये कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज रॉड अट्रैक्ट बॉल है, तो क्या अट्रैक्ट होती? नहीं होती। पहली बात गलत। बॉल बी हैज ए नेगेटिव चार्ज, वो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बॉल पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बॉल पे अपना नेगेटिव चार्ज हमने पता लगा लिया, ठीक है। और ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ए और बी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है? इस पे तो नेगेटिव चार्ज हो गया, तो बॉल बी पे नेगेटिव नहीं, पक्का पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज भी नहीं हो सकता। ये भी गया भाई। ये कैसे पता चला है कि ए पे नेगेटिव है और बी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो बी पे नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ए और बी एन अपोजिट चार्ज, तो ये तीसरा आंसर, थर्ड ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक एक आपको सोचते जाना है और उस पर आंसर देते जाना है, ठीक है ना। तो मेटल स्फीयर है, ये इंसुलेटर नहीं है, पहली चीज आपको बता, दीज आर मेटल स्फीयर, ठीक है। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्कोप, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, वो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोस्कोप है, एक इलेक्ट्रोस्कोप, इसकी पत्तियां ऐसे फैल गई हैं, पॉजिटिव चार्ज, इन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो फैली हुई है, लीव टू सेपरेट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट नियर द टॉप, एक ऑब्जेक्ट नियर द टॉप इसके लाया जाता है इलेक्ट्रोस्कोप के, वो और फैल जाती हैं। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज और बड़ा है, तभी तो फैल रही हैं। सो जरा देखते हैं, ये इसको और फैला हुआ दिखा देते हैं, और ये देखते हैं कि अगर मैंने नेगेटिव चार्ज लाया होता तो क्या ऐसा होता। देखिए, अगर आप नेगेटिव चार्ज लाओगे तो ये और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जैसे आपने नेगेटिव चार्ज और रॉड लेके आओगे तो ये और इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचेगा, तो इस पे चार्ज और बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की और कमी होगी, तब ये फर्दर एप्रिशिएट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी के ऊपर अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आओगे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर आप नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आओगे तो इलेक्ट्रॉन और नीचे जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा ऊपर से, इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो ये पास आएंगे। उल्टा बोल गया मैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो मेरे ख्याल से इवन फर्दर जाए तो पॉजिटिव रॉड होगी, पॉजिटिव रॉड में इलेक्ट्रॉन और ऊपर चले जाएंगे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आप पॉजिटिवली चार्ज लेके आए तो इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा, इलेक्ट्रॉन और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो नीचे इलेक्ट्रॉन की और कमी हो जाएगी, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो फर्दर रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज लाने पर वो पास आएगी, पॉजिटिव चार्ज लाने पर और फैलेगी, ठीक है। सो द रॉड मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा, फिर से सुन लो, पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींचेगा ना भाई, इलेक्ट्रॉन लाओगे, अगर नेगेटिव चार्ज लाओगे तो और इलेक्ट्रॉन नीचे डंप करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो पास आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस ए, वो कह रहा है कि अगर कोई सब्सटेंस ए बी के साथ रब करे, ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, बी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, और अगर ए के साथ हम सी को सब्सटेंस को रब करें, object made of substance C, then A becomes negatively charged and C becomes obviously positively charged. What will happen if an object made of substance B is rubbed against an object made of substance C? अगर B और C को एक साथ रब करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो
कि ए में से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में जा रहा है ना, इसी तरह सी में से इलेक्ट्रॉन निकल के ए में आ रहा है, तभी तो वो नेगेटिव चार्ज हो रहा है। यानी बी की इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की टेंडेंसी ए से तो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, तभी तो रबिंग करने से बी ने इलेक्ट्रॉन को खींचा और ए ने डोनेट किया। ए की डोनेटिंग पावर अच्छी है, बी की रिसीविंग पावर अच्छी है। यहाँ ए और सी में ए की रिसीविंग पावर अच्छी है, सी की रिसीविंग पावर कम। इसका मतलब हम डायरेक्टली इस इनइक्वालिटी से कह सकते हैं कि बी की इलेक्ट्रॉन की खींचने की एबिलिटी सी से ज्यादा होगी। तो अगर हम बी और सी को आपस में रब करेंगे, अगर हम बी और सी को आपस में रब करेंगे तो बी की इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी खींचने की ज्यादा होगी। ऑब्वियसली बी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड सी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ये आंसर हो गया सी। कैसे देखते हैं भाई, जो चार्ज नेगेटिव ले रहा है इसका मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी अच्छी है, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन अच्छा है, ए की डोनेटिंग पावर अच्छी है, बी की रिसीविंग पावर अच्छी है, वहां से हमने पता लगा लिया। ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड बनाइए। एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, एक बॉल सस्पेंडेड है इंसुलेटिंग थ्रेड से। द बॉल इज सीन टू स्विंग अराउंड द चार्ज रॉड टुवर्ड्स, ये बॉल चार्ज रॉड इसकी तरफ को आ जाती है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, द बॉल मस्ट हैव हैड ए चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ रॉड। देखो मस्ट नहीं कह सकते, अभी इसने इसका मटेरियल भी नहीं बताया है, बस बॉल है, बस केवल कुछ बॉल बताया, तो मस्ट नहीं कहता। हाँ मे भी हो सकता है कि चार्ज अपोजिट हो, अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेगा। मे भी ये भी हो सकता है कि वो कोई कंडक्टर हो, आप कंडक्टर के पास में जब पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाओगे तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज को दूर की तरफ फेंक देगा, तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा पास में है तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि मस्ट है उस पर चार्ज अपोजिट ही होना चाहिए, मस्ट नहीं कह सकते, मे हो सकता है। ठीक है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज हो मे भी तो वो अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन एक न्यूट्रल चीज को भी अट्रैक्ट कर सकता है कि न्यूट्रल कंडक्टर के सामने आएंगे। तो द बॉल मस्ट बी ए कंडक्टर, ये तो मुझे ठीक लग रहा है। द बॉल मे हैव बी न्यूट्रल ओरिजिनली बट इट बिकेम चार्ज, ये भी गलत है। भाई कोई चार्ज कैसे हो सकता है किसी रॉड को लाने से? कभी भी किसी रॉड को इंडक्शन पे जब हम दिखाते हैं तो वो चार्ज नहीं होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं है, वो केवल रीलोकेट होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया इधर, ये चार्ज नहीं कहलाएगा, अभी भी इस पे नेट चार्ज जीरो ही कहलाएगा। तो यहाँ पे ये लाइन गलत है कहना कि न्यूट्रल थे और साहब चार्ज हो गए। चार्ज का मतलब उसमें से क्या इलेक्ट्रॉन निकल गया? इलेक्ट्रॉन निकला कहाँ है? इलेक्ट्रॉन तो वही है, अंदर ही है। द बॉल मस्ट बी ए कंडक्टर, ये हो सकता है। द बॉल इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज बट इट कुड बी न्यूट्रल, बट इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मटेरियल क्या है ना, मटेरियल के बारे में कोई बात ही नहीं करी इसने। पॉजिटिव चार्ज नहीं है बट इट कुड बी न्यूट्रल। ठीक है, सो कंडक्टर होना चाहिए, बिना कंडक्टर के ये काम नहीं होगा। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें मैं पहले से ही इसको लिखे हुए हूं। क्या करना है ये, इसमें ये कह रहा है कि चार्जेस ही है, तो सीधे चार्जेस ही है, मटेरियल की बात ही नहीं कर रहा। ए एंड बी आर अट्रैक्टेड, ए बी सी, ए एंड बी आर अट्रैक्टेड, तो प्लस माइनस या माइनस प्लस दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। चार्जेस बी एंड सी रिपेल ईच अदर, बी एंड सी रिपेल ईच अदर, ये माइनस है ये प्लस हो गया। सो इफ ए एंड सी आर हेल्ड क्लोजर दे विल, सो अगर ए और सी को साथ में लाएंगे तो प्लस माइनस अट्रैक्ट या माइनस प्लस होंगे तो भी अट्रैक्ट करेंगे, तो ये अट्रैक्ट आंसर हो गया। ऐसे आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ए एंड बी आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, फिर से बना लो, अट्रैक्ट है तो प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज बी एंड सी ऑल्सो अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये प्लस या ये माइनस होगा। ठीक है, बिल्कुल भी। तो ए और सी पे चार्ज सेम हो गए तो ये रिपेल करेंगे। देखो ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज ए एंड बी रिपेल ईच अदर, बना लेते हैं यहाँ, ए एंड बी रिपेल ईच अदर, माइनस माइनस प्लस प्लस। बी एंड सी ऑल्सो रिपेल ईच अदर, तो ए और सी क्या करेंगे, वो भी वही रिपेल ही करेंगे। ठीक है, इस तरह आप लिख के इसको सॉल्व कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़े न्यूमेरिकल नहीं है। तो इसी के साथ ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है जिसमें चार्जेस के बारे में मैंने बात करी, कब रिपेल करता है कब अट्रैक्ट करता है, इसकी बात
मैंने आपसे डिटेल में करी, चार्ज की प्रॉपर्टीज बताई, चार्ज के ऊपर 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, 3-4 मल्टीपल करेक्ट और सिंगल करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है, कूलॉम्स लॉ के क्या एप्लीकेशन है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यही इसी के साथ मैं अपना यहाँ पर वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फुल ऑन एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए न्यूमेरिकल के साथ। 2 पार्ट में करेंगे न्यूमेरिकल, जेई मेंस अलग, जेई एडवांस अलग। ठीक है, जैसे कूलॉम्स लॉ के जेई मेंस के सवाल अलग तरीके से करेंगे, एडवांस के सवाल अलग कैटेगरी में करेंगे, ताकि जिन बच्चों को सिर्फ मेंस तक जाना है वो मेंस वाले वीडियो तक स्टिक रह सकते हैं, जिन बच्चों को एडवांस तक जाना है वो एडवांस तक जा सकते हैं। मेरी सलाह रहेगी सब तरह की वीडियो देखें। परीक्षा की तैयारी किसी मेन से एडवांस के पर्पज से नहीं की जाती, परीक्षा की तैयारी केवल सब्जेक्ट के पर्पज से किया करो। ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारा सब्जेक्ट बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए भाई। अगर सब्जेक्ट आ गया तो क्या जेई हो, क्या मेंस हो, क्या इन्फो हो, क्या आईपीएच हो, कुछ भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। सब्जेक्ट में कमांड आपको ऊपर लेके जाती है, बट कभी भी इस तरीके से तैयारी नहीं करना चाहिए कि अभी हमें इसी लेवल तक करना। आप कंसेप्ट में जितना डेप्थ जाएंगे आपको अपने आप ही जेई मेंस एडवांस निकल के आ जाएंगे। क्या उसमें की ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।